नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल जी गुरु जी। आज पढ़ेंगे हम समास प्रकरण। तो सबसे पहले देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सम उपसर्ग और अस धातु, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब अनेकेषां पदानां एकपदी भवनं समासः, अर्थात अनेक पद मिलकर एक पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्रः। त्रिनेत्रः देखिए, इसमें अनेक पद त्रीणि नेत्राणि यस्य सः। इसमें अनेक पद मतलब जैसे दो पद है, एक प्रथम पद त्रीणि, दूसरा पद नेत्राणि, और दोनों मिलकर के एक पद बन गया त्रिनेत्रः। तो इस बनने की क्रिया को समास कहते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं, संधि और समास में अंतर आप समझ गए होंगे। संधि क्या है? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और समास शब्दों को मेल। तो दोनों में अंतर आप समझ जाइए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो यहां पर समास का परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो समास में शब्दों के मिलने से शब्दों में ही परिवर्तन होता है। अब इसमें कुछ नियम है समास में। तो पहला नियम है समास का, समास में सामान्यतः दो पद होते हैं, और जिसमें दूसरा प्रथम पद को पूर्व पद या पहला पद भी कहते हैं। याद रखिएगा, पहला पद या प्रथम पद भी कहते हैं, या पूर्व पद भी कहते हैं उसी को। उसके बाद द्वितीय पद को उत्तर पद या दूसरा पद कहते हैं। अगला नियम है समासिक पद को समस्त पद या समासीकरण कहते हैं। और पांचवा है पद को अलग करना समास विग्रह या समास विच्छेद कहते हैं। ये सामान्य बातें हैं समास प्रकरण के लिए। आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो भी से यहाँ पे मैं सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब देखिए, जैसे राज्ञः पुरुषः, यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं समझाया हूं। राज्ञः पुरुषः, ये क्या है? समास विग्रह है या समास विच्छेद है। और इसमें दो पद है, एक राज्ञः जिसको हम पूर्व पद या प्रथम पद या पहला पद कहेंगे, और पुरुषः जिसको हम उत्तर पद या द्वितीय पद या दूसरा पद कहेंगे। अब जब हम राज्ञः पुरुषः को जोड़ देते हैं तो वह कहलाता है राजपुरुषः। एक समास बन गया जिसको हम समासीकरण या समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। अब देखिए यहां पर समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है दीर्घो समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, छठवा है द्वंद्व समास। इसके अलावा नए तत्पुरुष समास और है। समास का सूत्र है अव्ययी भावः तत्पुरुषः कर्मधारय तथैच दीर्घो बहुब्रीहि द्वंद्व इति षट् समासः। यहां पे मुख्यतः मुख्य रूप से 6 समास होते हैं। तो अभी हम पहला समास अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, जिस समास में पहला पद प्रधान और प्रायः अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्ययी भाव समास कहते हैं, इसका नियम मैं बताऊंगा। यहां पर देखिए, पहला शब्द अव्यय उपसर्ग निपात और दूसरा पद संज्ञा होता है।
दूसरा है समस्त पद संज्ञा जैसा बन जाता है। तीसरा है अकारांत समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। अब यहां पर बात आ रही है अव्यय। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। तो ये अव्यय जो बार बार हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो अव्यय शब्द क्या है? तो पहले हम अव्यय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न है अव्यय किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, वह शब्द जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों तथा सभी कारकों में एक समान रहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय शब्द, एक सूत्र आप पढ़े होंगे अव्यय का, न व्ययति इति अव्ययः। ये सूत्र है, न व्ययति इति अव्ययः, अर्थात जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। अब हम कहेंगे कि रुपया पैसा धन दौलत तो खर्च होता है, लेकिन शब्द खर्च नहीं होता है। तो अव्यय, अव्यय व्यय मतलब खर्च होना और अव्यय मतलब खर्च न होना। शाब्दिक अर्थ है अव्यय, अधन व्यय है ना, अधन व्यय। व्यय मतलब खर्च होना और अ मतलब खर्च का न होना। तो आप कहेंगे कि शब्द खर्च कैसे नहीं होता है या खर्च कैसे होता है? तो देखिए, यहां पर वचन बदल जाएगा, लिंग बदल जाएगा, पुरुष बदल जाएगा, कारक बदल जाएगा, लेकिन अव्यय शब्द है वह कभी नहीं बदलेगा, उसका रूप ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए, यहां पर अद्य हम गृहम गच्छामि, आज मैं घर जा रहा हूं। यहां पर क्या हो गया? कौन से काल हो गया? गच्छामि, जा रहा हूं, वर्तमान काल। लेकिन यदि मैं गमिष्यामि जाऊंगा, भविष्य काल में बदल देता हूं, तो अद्य हम गृहम गमिष्यामि, गमिष्यामि हो गया। देखो यहां पर क्रिया बदल गया, लेकिन अद्य जो अव्यय है वो अद्य ही है। यहां पे अद्यामी या अद्यम या अध्ययन ऐसा नहीं हुआ। उसी प्रकार अद्य स गृहम गच्छसि। अब यहां पर देखिए, पुरुष बदल गया। यहां पर उत्तम पुरुष था गमिष्यामि में, अब यहां पर गच्छसि हो गया मध्यम पुरुष। अद्य स गृहम गच्छसि, आज वह घर जाएगा। यहां पर अब देखो वचन बदल गया, ये जो है एक वचन था, अब यहां पर देखिए अद्य वयम विद्यालयम गमिष्यामः, आज हम सब विद्यालय जाएंगे। वचन भी बदल गया, लेकिन अद्य जो अव्यय है इसका रूप किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको अव्यय कहते हैं। और जो प्रथम पद है वह अव्यय होता है अव्ययी भाव समास में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अव्ययी भाव समास। अब अव्यय के अंतर्गत जो 22 उपसर्ग है वह भी अव्यय में आता है। इसके अलावा क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक और उसका जो 5 बिंदु है वह अव्यय के अंतर्गत आता है। मैं अलग से अव्यय प्रकरण के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो यह अव्यय है, अभिता, परिता, सर्वतः, यदा, कदा, सर्वदा, अद्य, ह्य, ये बहुत सारे शब्द है जो अव्यय कहा जाता है। अव्यय के बारे में समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए अव्ययी भाव समास का कुछ उदाहरण, जैसे यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार इसका अर्थ होता है। उसी प्रकार है अनुहरि, हरे पश्चात अर्थात हरि के बाद। अधिहरि, हरव इति अर्थात हरि में। उपनगरम, नगरस्य समीपम अर्थात नगर के पास। निर्जलम, जलस्य अभावः, जल या पानी का अभाव। प्रतिगृहम, गृहम गृहम, घर घर। उसी प्रकार प्रतिमासम, मासम मासम, प्रतिमासम अर्थात माह माह। उसी प्रकार
प्रतिवर्षम भी हो सकता है, वर्षम वर्षम, प्रतिवर्षम, वर्ष वर्ष। उसी प्रकार है सुभिक्षम, भिक्षाणाम समृद्धि, अर्थात भिक्षाटन की समृद्धि। भिक्षाटन मतलब जो भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं उसको बोलते हैं भिक्षाटन। फिर है निर्विघ्नम, विघ्न नाम अभाव, अर्थात बाधा का अभाव। अति हिमम, हिमस्य अव्ययः, अर्थात हिम का नाश। सहर्षम, हर्षेण युगपत, हर्ष के साथ। सवर्णम, सदृशः वर्णेन, वर्ण के समान। आमरण, आमरणात्, आप सुने होंगे कि कई लोग जो है आमरण अनशन पर बैठते हैं। आमरण अनशन मतलब क्या होता है? आमरण, आमरण मतलब होता है मरते दम तक, अर्थात मृत्यु तक, ये कहलाता है आमरण। और आजीवनम, आजीवनम उपवास रहूंगा, आजीवनम मतलब क्या होता है? जीवन भर। ये जो है, अब यहां पर देखिए लगभग अव्यय का बहुत प्रयोग हुआ है उपसर्ग का। यथा भी उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। तो लगभग सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ ही है। उपसर्ग अव्यय के अंतर्गत आता है। इसके साथ और शब्द है, तो ये अव्ययी भाव समास हुआ। तो आप लोगों को यहां पर जो है क्लियर समझ में आ गया होगा अव्ययी भाव समास। इस जो लाल पेन में, लाल मार्कर में जो लिखा हूं इसको देख लीजिएगा ये सामने में। तो कुछ उदाहरण है, इसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण है अव्ययी भाव समास का। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और कहीं उदाहरण को यहां पर दर्शाऊंगा। तो अब पढ़ेंगे दूसरा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, उसके समान। किसके समान? देखिए, जिस समास में उत्तर पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद या बाद वाला पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद के अर्थ निश्चित करता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद के अर्थ को निश्चित करता है। यहां पर देखिए, इसमें कुछ नियम है। तत्पुरुष समास को द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक बांटा गया है, अर्थात विभक्ति के अनुसार इसे द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभाजित किया गया है। दूसरा नियम है, प्रथम पद जिस विभक्ति में होता है उसी के नाम पर तत्पुरुष समास का नामकरण होता है। अर्थात प्रथम पद यदि द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, यदि तृतीय विभक्ति है तो तृतीय तत्पुरुष समास होगा, चतुर्थी विभक्ति है प्रथम पद तो चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो प्रथम पद के आधार पर तत्पुरुष समास का नामकरण हुआ है। अब यहां पर देखिए, ग्रामम गतः, ग्रामम गतः, इसका समासीकरण करेंगे तो ग्राम गतः होगा। अब ग्रामम देखिए द्वितीय विभक्ति है। यदि गांव का शब्द रूप यदि याद होगा या राम का भी याद होगा अकारांत में, रामा रमो रमा, रामम रमो रमान, तो रामम आ रहा है द्वितीय विभक्ति। उसी प्रकार ग्रामम द्वितीय विभक्ति आ रहा है, तो ग्रामम द्वितीय विभक्ति हो रहा है, इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार कूपम पतिता, कूपम भी द्वितीय विभक्ति है। कृष्णम भी द्वितीय विभक्ति है। यदि कृष्ण का याद शब्द रूप याद होगा तो यह द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। कृष्णम कृष्ण कृष्णा, कृष्णम कृष्ण कृष्णा, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। ये द्वितीय विभक्ति है और इसी कारण इसका नाम पड़ा द्वितीय तत्पुरुष समास। अब बात रही कि यहां पर नियम है प्रथम पद के नाम पर तत्पुरुष समास का नामकरण होता है, तो इसी के आधार पर तत्पुरुष समास का नामकरण हो गया है। अब
एक और है पूर्व पद उत्तर पद के अर्थ को निश्चित करता है। पूर्व पद मतलब पहला वाले पद दूसरे पद के अर्थ को निश्चित करता है, अर्थात पहला पद नहीं है तो समझिए दूसरे पद का कोई अस्तित्व नहीं है। अब उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, मान लीजिए प्रथम पद नहीं है, मैं यहां पे ढक दिया हूं, ठीक है, ये प्रथम पद नहीं है। अब हम कहेंगे कि गतः, अब गतः से इसका अर्थ क्या लगाएंगे? गया, कहां गया? गांव गया कि शहर गया कि वन गया कि और कहीं गया, ठीक है। तो इसके लिए पहला पद का होना जरूरी है। तो देखिए ग्रामम गतः, गांव गया। उसी प्रकार यहां पर पतिता है, दूसरा उदाहरण, पतिता मतलब गिरा। अब किसमें गिरा? पहला पद नहीं है आपके सामने में, पतिता बस है। अब कैसे जानेंगे? कुएं में गिरा कि वृक्ष से गिरा कि और भवन से गिरा, कैसे जानेंगे? तो पहला पद का होना जरूरी है। तो यहां देखो कूपम पतिता, कुएं में गिरा। उसी प्रकार आश्रिता, आश्रिता बस है, पहला पद नहीं है दूसरा पद है, क्योंकि आपका इसमें समास तत्पुरुष समास का नियम क्या कहता है कि उत्तर पद के अर्थ को पूर्व पद निश्चित करता है। तो ये उत्तर पद है आश्रिता। अब किस पर आश्रित है कैसे जानेंगे? पहला पद नहीं है तो राम पर आश्रित है, कृष्ण पर आश्रित है, या पुत्र पर आश्रित है, पिता पर आश्रित है, माता पर आश्रित है, गुरु पर आश्रित है, नहीं जान सकते। तो यहां पर देखिए प्रथम पद कृष्णम आश्रिता, कृष्ण पर आश्रित है, ये हुई द्वितीय तत्पुरुष समास। उसी प्रकार देखिए बानेन हतः, बानेन कौन सी विभक्ति है? तृतीया। यदि बाण का शब्द रूप याद होगा तो यह राम का होगा तो रामेण आता है तृतीय विभक्ति में। आप पुस्तक शब्द रूप निकाल करके देखेंगे तो रामेण होता है। उसी प्रकार बाण का बानेन होता है, ज्ञान का ज्ञानेन तृतीय विभक्ति, दान का दानेन, मास का मासेन, ये शब्द रूप। ये विभक्ति के अनुसार इसमें तृतीय विभक्ति का कारक लगा हुआ है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास है। यहां भी देखिए, अब यहां जैसे हता है, हीना है, अर्थ है, पूर्वम है, पहला पद नहीं है। मान लीजिए हताहत, किससे हताहत है हम कैसे जानेंगे? बाण से हताहत है कि गोली से हताहत है कि डंडे से हताहत है? तो यहां पर देखिए बानेन हता, बाण से हताहत। उसी प्रकार हीना, किससे हीन है? ज्ञान से हीन है कि धन से हीन है, ठीक है। तो पहला पद है ज्ञानेन हीना, ज्ञान से हीन। उसी प्रकार दानेन अर्था, दान के लिए, मासेन पूर्वम। अब पूर्वम दे दिया है, पहला पद नहीं है दूसरा पद है पूर्वम। तो एक दिन पहले कि एक महीने पहले कि एक वर्ष पहले कि एक घंटा पहले कि एक युग पहले, ये हम नहीं जानेंगे। कब जानेंगे? जब प्रथम पद होगा तभी हम जान पाएंगे। तो यहां पर देखिए मासेन पूर्वम, अर्थात माह से पहले। तो ये हुआ आप लोगों का तृतीय तत्पुरुष समास। अब देखिए अगला उदाहरण, चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण देखेंगे। युपाय दारू, युप दारू, युप दारू, दारू मतलब लकड़ी होता है, युप मतलब यज्ञ, यज्ञ के लिए लकड़ी। अश्वाय घासा, अश्व घासा, घोड़े के लिए घास। भूतेभ्य बलि, भूत बलि, भूतों के लिए बलि। तो यदि आप कारक रूप भी याद किए होंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो यहां पर चतुर्थी भक्ति संप्रदान आता है। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? को या के लिए। तो यहां देखिए लिए आया है, तो यहां पर युपाय चतुर्थी भक्ति है। यदि आप राम का शब्द रूप याद करेंगे या आपको याद होगा तो रामाय आता है। उसी प्रकार युपाय चतुर्थी भक्ति, यहां पर अश्वाय चतुर्थी भक्ति, भूतेभ्य रामेभ्य आता है, बहुवचन है। भूतेभ्य मतलब एक भूत नहीं है, बहुत सारे भूत है, यहां पर चतुर्थी भक्ति है। तो भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि, ठीक है।
अब यहां कहीं मान लीजिए प्रथम पद नहीं रहता है, अब दारू तो किसके लिए लकड़ी आप नहीं समझ पाएंगे, घास तो किसके लिए घास, बकरी के लिए कि गाय के लिए कि बैल के लिए, तो अश्वा यहाँ पर प्रथम पद है घोड़े के लिए। उसी प्रकार बलि प्रथम पद नहीं है, बलि बस है, तो कैसे जानेंगे, नहीं जानेंगे, तो प्रथम पद का होना जरूरी है। तो यहाँ विभक्ति जो प्रथम पद है उसके हिसाब से उसके अनुसार चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अब देखिए पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण, वृक्षात पतिता, वृक्ष पतिता, कारक चिन्ह है पंचमी का से, ठीक है। अब यहां पर वृक्षात रामात जो आता है पंचमी भक्ति में शब्द रूप कृष्णात आता है, उसी प्रकार वृक्षात, वृक्षात पंचमी भक्ति है। पतिता वृक्ष से गिरा हुआ, उसी प्रकार सर्पात, सर्पात मतलब सर्प से, भयम मतलब डरा हुआ, पपात मुक्ता, पाप मुक्ता, पाप से मुक्त हुआ। तो यहां पर सर्पात, वृक्षात, पपात ये पंचमी भक्ति है। और यहां पर देखिए ये इस प्रथम पद के अनुसार विभक्ति का नामकरण हुआ है पंचमी विभक्ति, और द्वितीय पद प्रथम, द्वितीय पद का अर्थ प्रथम पद निश्चित करता है, ठीक है। तो वृक्षात पतिता, वृक्ष पतिता, सर्पात भयम, सर्प भयम, पपात मुक्ता, पाप मुक्ता। अब यहां पर देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है राज्ञः पुरुषः, राज पुरुष, गंगायाः जलम, गंगा जलम, धर्मस्य सभा, धर्म सभा। अब यहां देखिए राज्ञः, यदि राजन का शब्द रूप याद करेंगे या पढ़ेंगे तो षष्ठी भक्ति में राज्ञः आता है, और इसी कारण प्रथम पद के हिसाब से भक्ति का नामकरण पड़ा है षष्ठी भक्ति। यहां पे गंगाया, गंगा का यदि शब्द रूप याद करेंगे तो षष्ठी में गंगाया आता है, उसी प्रकार धर्म का षष्ठी भक्ति धर्मस्य आता है, जैसे रामस्य, उसी प्रकार धर्मस्य। तो यहां पर देखिए प्रथम पद दूसरे पद के अर्थों को निश्चित कर रहा है, और प्रथम पद के आधार पर विभक्ति का नामकरण हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास। तो राजपुरुषा, राजा का पुरुष, यदि कारक रूप आप पढ़ेंगे तो कारक चिन्ह है षष्ठी भक्ति का का के की, तो राजा का पुरुष, गंगा, गंगा जलम या गंगाया जलम, गंगा का जल, धर्मस्य सभा, धर्म का सभा। उसी प्रकार देखिए सप्तमी विभक्ति में शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्र में निपुण, निपुण मतलब कुशल, कारक चिन्ह है सप्तमी भक्ति का में, तो यहां पर में का प्रयोग हुआ है। अब यहां पर देखिए शास्त्रेषु, जैसे रामेषु होता है उसी प्रकार शास्त्रेषु हुआ है सप्तमी भक्ति। व्यवहारे, क्योंकि ये शास्त्रेषु निपुणा मतलब बहुवचन है ना, रामे राम्यो रामेषु, राम का शब्द रूप, तो बहुवचन में शास्त्रेषु, शास्त्रों में कुशल है, एक शास्त्र में नहीं बहुत सारे शास्त्रों में, इसलिए शास्त्रेषु निपुणा। व्यवहारे कुशला, किसमें कुशल है, व्यवहार में कुशल है। सभायाम पंडिता, किसमें पंडित हैं, पंडित मतलब विद्वान, सभाओं में विद्वान है। दाने वीरा, किसमें वीर है, दान में वीर है। तो यहां देखिए शास्त्रेषु निपुणा, शास्त्र निपुणा, व्यवहारे कुशला, व्यवहार कुशला, सभायाम पंडिता, सभा पंडिता, दाने वीरा, दान वीरा। तो यहां पर देख रहे हैं, इसको और बार बार नहीं बताऊंगा, पहला पद दूसरे पद को, यदि मैं मान लीजिए इसको ढक देता हूं तो ये दूसरा पद है, पहला पद नहीं है, तो इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा। निपुण है, किसमें निपुण है, शास्त्र में निपुण है कि विद्या में निपुण है कि बाण चलाने में कि और अन्य चीजों में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पद शास्त्रेषु, शास्त्र में निपुण है। तो इस प्रकार आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण पूरा होता है, और आशा है कि इस समास को पहले जो मैं पढ़ाया था व्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बाकी वीडियो, क्योंकि इस वीडियो जो है लंबा हो गया है तो और दूसरा भाग बनाने जा रहा हूं, तब तक देखते रहिएगा। धन्यवाद।